हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब ये और स्टैटिस्टिक्स आया कैसे, इसका ग्रोथ कैसे हुआ और इसके फंक्शंस, मेन फंक्शंस क्या क्या है हमारे स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। अगर हम लोग बात करें कि इसकी उत्पत्ति जो है स्टैटिस्टिक्स की कहां से भी, तो जब हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, तो ओरिजिनली जो स्टैटिस्टिक्स है, ये सांख्यिकी जो है, ये यूज होता था सरकारी कामकाज को करने में, जिसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में किसी भी देश के। तो स्टैटिस्टिक्स पहले रिगार्ड किया जाता था एज ए साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते थे स्टैटिस्टिक्स को? स्टैटिस्टिक्स was regarded as science of statecraft। मतलब हुआ कि ये एक ऐसे विज्ञान की तरह जाना जाता था जो कि सरकार चलाने या देश चलाने में मदद करता था। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये पहले की बात हो गई। तो इससे समझ में आता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिक्वायरमेंट था, सरकारी कामकाज का जो जरूरत थी, उसमें ये क्या करता था? ये डाटा का कलेक्शन करता था, उस डाटा का एनालिसिस करता था और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करता था। तो बेसिकली जो पहले हमारा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था पॉपुलेशन को की गणना में, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने में और देखने में कि हमारे पास कितना वेल्थ है और क्या वो वेल्थ हमारे युद्ध के लिए या वार के लिए या उस वार को फाइनेंस करने के लिए इनफ है या नहीं है। तो पहले स्टैटिस्टिक्स का मेनली इस चीज में इस्तेमाल होता था। तो हम लोग लिख सकते हैं इट वाज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सरकारी जो कामकाज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड कलेक्टेड डाटा about population and wealth to analyze the finance of war। अब इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि पहले जो है, जो स्टैटिस्टिक्स या पॉपुलेशन की गणना की जाती थी, सांख्यिकी का जो इस्तेमाल किया जाता था, वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था पॉपुलेशन को गिनने में। अब देखिए पॉपुलेशन को क्यों गिना जाता था? क्योंकि पहले हम लोग जानते हैं, पहले राजा महाराजा जो थे वो एक दूसरे से युद्ध करते थे और मेन पर्पस होता था अपने राज्य का विस्तार करना, अपने कंट्री के का एक्सपेंशन करना, एक्सपेंड करना। तो उसके लिए वो लोग युद्ध करते। तो इसके लिए उनको ये जानना जरूरी था कि उनके पास कितना पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, मतलब कितने सैनिक वो बना सकते हैं जो कि वहां जाकर मैदान में लड़ सकें। एक ये, और दूसरा वो लोग देखते थे कि प्रॉपर्टी या वेल्थ कितना है कंट्री में, क्योंकि अगर कभी भी कोई युद्ध होता है तो उसमें काफी खर्च होता है। तो उस को एनालाइज करने के लिए भी ये जानना जरूरी होता था कि इकोनॉमी में उनके देश में कितना वेल्थ है, कितना पैसा है, ताकि वो क्या फाइनेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल डाटा जो था वो पहले किसके लिए बेसिकली यूज होता था? बेसिकली पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टी को देखने के लिए यूज होता था। किस दो चीज के लिए? पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कितनी संपत्ति है और कितनी जनसंख्या है। बेसिकली शुरू में स्टैटिस्टिक्स इसीलिए यूज होता था। अब हम लोग अगर बात करें इजिप्ट की, तो जो सबसे अर्लीस्ट सेंसस था, सेंसस और स्टैटिस्टिक और सैंपलिंग एक दो चीज होता है। आप लोग जानते होंगे कि हर 10 साल में सेंसस होता है। लास्ट सेंसस हमारे देश में जो हुआ था
वो 2011 में हुआ था। 2011 में सेंसस में क्या होता है कि हम लोग हर फैमिली के पास जाते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, लिटरेसी रेट क्या है, फिर एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितनी गाड़ियां हैं, सारा कुछ उसमें जानकारी लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो सेंसस होता है वो मेथड जब हम लोग एक एक इंसान के पास जाकर उसकी जानकारी जब लेते हैं। तो जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसके हिसाब से जो सबसे पहला सेंसस हुआ था पॉपुलेशन का और वेल्थ का, वो कहाँ हुआ था? वो इजिप्ट में हुआ था 3050 बीसी में, जो कि पिरामिड को बनाने के पहले ही ये सेंसस किया गया था। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अर्लीस्ट सेंसस कब हुआ था? तो अर्लीस्ट सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड वेल्थ was done in, कहा हुआ था? इजिप्ट में, इन इजिप्ट अराउंड 3050 बीसी। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास जो साक्ष्य उपलब्ध है उस अकॉर्डिंग 3050 बीसी के आसपास अराउंड जो है सबसे पहला सेंसस हुआ था, जो कि इजिप्ट में हुआ था। अब अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो मौर्यन रीजन का, आप लोग सुने होंगे कि मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्यन रीजन में जो हमारे देश में सबसे पहला जो स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन हुआ था वो कहा जाता है कि मौर्यन रीजन में किया गया था, जो कि बेसिकली किया गया था डेथ पे और बर्थ पे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स लिया गया था। याद रखिएगा कि मौर्यन रीजन में हमारे देश में जो है स्टैटिस्टिक्स जो लिया गया था, डाटा जो इकट्ठा किया गया था मॉडर्न रीजन में, वो कितने लोग मरे हैं और कितने लोगों का जन्म हुआ है उस चीज पे यहाँ पर किया गया था। अब आईने अकबरी एक किताब है जो आप लोगों ने सुनी होगी, काफी प्रसिद्ध किताब है इंडिया की, जो कि अकबर के टाइम में की किताब है। तो आईने अकबरी को अगर देखा जाए तो आईने अकबरी में ये कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया था अकबर के रीजन में भी, और वो किस चीज के लिए हुआ था? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए सर्वे किया गया था। तो ये सारे साक्ष्य बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है काफी पहले से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो बेसिकली इस्तेमाल हो रहा था हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो जब सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का, वो ओरिजिनली में जो ओरिजिनेट हुआ था वो जर्मनी में हुआ था इन 18th सेंचुरी। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कहां हुआ था? इन जर्मनी, वाज डन इन जर्मनी। कब? 18th सेंचुरी में। ठीक है, सबसे सिस्टमैटिक तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया वो जर्मनी में किया गया था 18th सेंचुरी में। उसके बाद इंग्लैंड में भी इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ जब नेपोलियन का वार जब शुरू हुआ था। वो जब वार शुरू किया था तो नया टैक्स वगैरह सारा कुछ लेवी किया था, तो उसके लिए वो स्टैटिस्टिक्स किया था, डाटा कलेक्ट किया गया था। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज का डाटा को कलेक्ट करना, उसके फैक्ट के बारे में जानना, ये काफी ज्यादा जरूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। क्यों जरूरी होता है? इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट आइडिया लगा सकती है कि उसको कमाई कितनी हो रही है और उसका खर्च कितना है, मतलब उसका रिवेन्यू कितना है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तभी वो सही प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकेगी, वो एलोकेट कर सकेगी बजट अपना। जैसे बजट अगर कोई देश अगर बनाता है तो ये सारा कुछ देखकर ही बनाता है कि उसका कितना रिवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग उसमें नहीं जाते हैं, अभी इसी पे रहते हैं। तो दूसरे, अब 17th सेंचुरी में एक थे कैप्टन जॉन ग्राउंड। ठीक है, 17th सेंचुरी में कैप्टन जॉन ग्राउंड थे जो कि लंदन के थे,
और कहा जाता है कि वो पहले पर्सन थे जो कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किए थे, सिस्टमैटिक मतलब सही तरीके से स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किए थे बर्थ को और डेथ की गणना करने में। इसीलिए उनको फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। कौन है? कैप्टन जॉन ग्राउंड। ठीक है, यहां लिख देते हैं कैप्टन जॉन ग्राउंड। इनको कहा जाता है फादर ऑफ, ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कैप्टन जॉन ग्राउंड ये पहली बार स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किए हैं सही तरीके से देखने में कि डेथ और बर्थ को स्टडी करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये ओरिजिन है, इस तरह से हमारा स्टैटिस्टिक्स का शुरुआत हुआ था। अब इसका ग्रोथ का क्या कारण रहा, हम लोग ये अब देखते हैं। अब जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ग्रोथ की बात करें, ये जो अभी बढ़ रहा है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल, यूजेस जो हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं बल्कि कोई किसी भी रिसर्च पर्पस में, किसी भी चीज में, हर जगह हम लोग स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका क्या कारण बना है? इसका बोला जाता है कि दो मुख्य कारण है जिस कारण से ग्रोथ जो स्टैटिस्टिक्स का है आज के समय पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं आज के समय, मार्केट रिसर्च कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। कोई भी रिसर्च होता है उसमें उन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है। तो इसका मेनली दो फैक्टर है। एक होता है कि डिमांड जो है स्टैटिस्टिक्स का बढ़ गया है, और साथ ही साथ दूसरा क्या हुआ है कि कॉस्ट जो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करने का था वो हमारा घट गया है। तो दो मेन कारण जो है ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो हम लोग कह सकते हैं टू फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या क्या है? एक तो डिमांड स्टैटिस्टिक्स का बढ़ गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और दूसरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स में काफी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, काफी और नए नए टूल्स का डेवलपमेंट हुआ है, जिस कारण से क्या है इसको इस्तेमाल करने का जो कॉस्ट है वो हमारा घट गया है। तो दूसरा हमारा फैक्टर है डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये एक है हमारा डिमांड, एक तरफ स्टैटिस्टिक्स का बढ़ रहा है, दूसरी ओर इसका जो कॉस्ट है इस्तेमाल करने का स्टैटिस्टिक्स का वो भी घटता चला जा रहा है। अब हम लोग अलग अलग समझते हैं इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्टैटिस्टिक्स क्या है और डिक्रीजिंग कॉस्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो जब हम लोग इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेसमैन के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी और साइंटिस्ट के लिए भी। अब बिजनेसमैन क्या है, अगर बिजनेसमैन अपने कोई एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं या उनको कितना प्रोडक्ट का उत्पादन करना है ताकि वो खराब ना हो जाए, वो ना बिके, ऐसा ना हो, तो उनको बहुत कुछ एनालाइज करना होता है, डिमांड देखना होता है कि इकोनॉमी में मांग क्या है, सप्लाई कितना है, प्राइस उसका कितना रखना है, कितने प्राइस पर वो बिकेगा, लोगों की तनख्वाह कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, क्या उनके पास अभी परचेजिंग पावर इतना है कि वो लोग खरीद सकते हैं। तो ये सारा डाटा उनको ज़रूरत होता है और कि क्या उनके प्रोडक्ट को पसंद किया जाएगा और उस प्रोडक्ट का क्या सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, तो ये सारा कुछ देखना होता है। अब वहीं अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करती है डेवलपमेंट पर्पस के लिए या उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए जिनके पास मूलभूत सुविधा नहीं है कि एजुकेशन किसको फ्री दिया जाए। जैसे अभी फ्री अनाज का आप लोग सुन रहे होंगे कि ये दिया जा रहा है, कहीं पर फ्री बिजली दी जा रही है, कहीं पर फ्री पानी दिया जा रहा है, कहीं पर फ्री बस सेवा महिलाओं को दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारे इसके पीछे जो है डाटा होते हैं जिसको एनालाइज किया जाता है और कोई प्रोग्राम चलाया जाता है। तो आप लोग देखते हैं कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा, वेलफेयर प्रोग्राम्स जिसको कल्याणकारी
प्रोग्राम्स हम लोग कहते हैं वो चलाए जाते हैं। तो ये सारे के लिए एक डाटा की ज़रूरत होती है कि इंडस्ट्री को हम लोगों को क्या टैक्स रखना है, कॉर्पोरेट टैक्स कितना रखना है, इनकम टैक्स क्या रखना है। तो ये सारा कुछ के लिए डाटा चाहिए। साइंटिस्ट भी डाटा का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग देखते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद बतलाते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होता है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन वो लोग अपना नोट करते हैं, एक डाटा बनाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब हम लोग एक्टिविटीज़ को देखते हैं ये गवर्नमेंट के, बिजनेसमैन के या साइंटिस्ट के, तो सारा जो है आज के समय पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा का। अब क्या होता है, डाटा जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन है, लेबर का डिस्प्यूट है बिजनेसमैन के सामने कि लेबर लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं, लेबर डिस्प्यूट है, टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना और डाटा का होना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और डाटा जो आता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, उसको किस तरह से हम लोग को रिलेट करें ये एक परेशानी की बात होती है। तो इसीलिए वहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से वो लोग एग्जीक्यूट करें। अगर अब हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है। अभी क्या होता है, वेलफेयर कोई सारा जो होता है वेलफेयर स्टेट होता है, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो वेलफेयर स्टेट होती है। तो वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। तो इसके लिए भी क्या होता है, डाटा का ज़रूरत होता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों स्टैटिस्टिक्स का डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है। अब अगर हम लोग बात करें कि डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आप लोग बेसिकली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये 3 में देखिएगा। एक बिजनेसमैन के लिए क्यों स्टैटिस्टिक्स जरूरी है, फिर गवर्नमेंट के लिए, और साइंटिस्ट्स के लिए। इस्तेमाल और भी जगह होते हैं लेकिन मेनली इन तीनों के लिए जो मैंने बताया वो सारा आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोगों को इसमें सवाल आता है तो। अब दूसरा है कि डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स को जो इस्तेमाल करने का खर्च है वो घट गया है। अब क्यों घट गया है, तो जैसे देखिए स्टैटिस्टिक्स में कई सारे टेक्निक होते हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोरिलेशन होता है, इंडेक्स नंबर हमारा होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन मीडियन मोड, ये सारा कुछ होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, वो सब हम लोग समझेंगे। तो जो टेक्निक होता है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इम्प्रूव होते जा रहा है। और टेक्निक इम्प्रूव होने के कारण अब हम लोगों को जो लागत है, जो कॉस्ट है और जो समय उसमें लगता था वो दोनों अब कलेक्शन में घटता जा रहा है। इसीलिए जैसे अब अगर सर्वे किया जाए पॉपुलेशन का तो हम लोग अब सैंपलिंग का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पहले हम लोग सेंसस करते थे, एक एक इंसान के पास जाते थे, लेकिन अब सैंपल हम लोग कर लेते हैं। अब सैंपल को हम थोड़ा सा समझा देते हैं। सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग होता है कि एक पॉपुलेशन अगर दिया हुआ है उसमें से कुछ को हम लोग स्टडी करते हैं और पूरे पॉपुलेशन के बारे में बता देते हैं। जैसे आप लोगों के घर में आप लोग देखते हैं चावल बनता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, 1-2 चावल निकाल कर देख लेते हैं कि वो चावल सीझा है कि नहीं है, और उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं कि पूरा चावल के बारे में बता देते हैं कि हाँ पूरा चावल हो चुका है अब कंप्लीट। तो उसी प्रकार हम लोग पॉपुलेशन से भी सैंपल लेते हैं और फिर पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। उसका भी कई सारे टेक्निक्स होते हैं, उसमें अभी नहीं हम लोग जाएंगे। कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे कि हम लोगों को रिजल्ट जो है ज़्यादा बेहतर आता है, क्योंकि उसमें गलतियां होने की भी चांसेस होती हैं अगर हम लोग सही तरीके से सैंपल का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब सैंपल के थ्रू अब हम लोग को सारे पॉपुलेशन को नहीं पढ़ना पड़ता है, तो उसमें हम लोगों का कॉस्ट घट जाता है, टाइम घट जाता है। अब इसी में एक प्रोफेसर फिशर है इकोनॉमिक्स के, तो वो कहते हैं कि सैंपलिंग का जो टेक्निक है वो 4 शब्द के कारण ज़्यादा प्रभावी होता है। एक है स्पीड, इकोनॉमी, एडेप्टेबिलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच। तो हम लोग डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जैसे एग्जांपल क्यों घट गया है, अब हम लोग सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सैंपलिंग मतलब कुछ को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में प्रोफेसर फिशर क्या कहते हैं,
प्रोफेसर फिशर कहते हैं कि ये बेसिकली 4 चीजों को अकाउंट में लेता है। तो ये किन चीजों को लेता है? ये 4 चीजों को लेता है। स्पीड मतलब काफी तेजी से होता है, फिर इकोनॉमी मतलब ये सस्ता पड़ता है, एडेप्टेबिलिटी मतलब जैसा पॉपुलेशन होगा उस तरीके से ये अपने अंदर बदलाव ले आएगा, और ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो इसमें क्या बोलते हैं? प्रोफेसर फिशर सेज सैम्पलिंग इज बेसिकली मेड ऑफ 4 थिंग्स। ठीक है, बेसिकली कितने 4 चीजों से बना हुआ है। क्या क्या है? स्पीड, ज्यादा तेजी से कलेक्शन होता है और ये टूल लगता है। स्पीड, उसके बाद क्या होता है? इकोनॉमी मतलब कि इसमें हम लोगों को लागत जो है वो कम लगता है। थर्ड है हमारा एडेप्टेबिलिटी, मतलब किसी भी प्रकार के पॉपुलेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टडी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा है हमारा कि ये एक साइंटिफिक तरीका है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, तो इस कारण से हमारा यहां पर क्या होता है? कॉस्ट कम हो जाता है। अब डेवलपमेंट जो स्टैटिस्टिक्स का हुआ है तो उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा को काफी कंपाइल कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जो कि हम लोग डिफरेंट टूल्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैलकुलेटर का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारा क्या किया है? कॉस्ट जो है स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल करने का उसको घटा दिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसे SPSS है, SAS, SAS है, ये सारा जो सॉफ्टवेयर है, R है, ये सब क्या करता है? स्टैटिस्टिकल डाटा को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज कर लेता है काफी जल्दी में। हम लोगों को क्या करना होता है? केवल उसमें डाटा पुट करना होता है और जो टूल होता है उसको रन करना होता है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक स्किल चाहिए होता है। तो इसीलिए कॉस्ट जो है आज के समय में स्टैटिस्टिक्स का घट गया है। तो मेनली हम समझें कि 2 कारण है, एक तो डिमांड स्टैटिस्टिक्स का बढ़ गया है और दूसरा कॉस्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स का घट गया है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या क्या होता है। अब हम लोग अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन का, तो स्टैटिस्टिक्स का काम है कि जो हमारे पास जो पूरा डाटा दिया हुआ है उसको काफी सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाए, आसान भाषा में उसको समझाया जा सके। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा। ठीक है, जो वो डाटा जो हम लोग कलेक्ट किए हैं वो कॉम्प्लेक्स है, उसको स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? वो उसको सिंप्लीफाई करता है। अगर मान लीजिए कि कोई डाटा है, आंकड़े हैं जिसको हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किए हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से कि वो काफी आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए। जैसे हम लोग ग्राफ में अगर दिखा दें तो हम लोग को ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा कहाँ वो किस ईयर में बढ़ा है, किस ईयर में घटा है, किस टाइम पर क्या हुआ है। तो ये हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। वो डाटा हम लोगों को उतना स्टडी करने का नहीं जरूरत पड़ेगा, और जिनके पास स्किल होगा वही उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर उसको ग्राफ में, फिगर में, आसान भाषा में अगर प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी उसको समझ सकता है। तो मेथड जो होता है उसको आसान तरीके से दिखाने का ग्राफिकल मेथड हो सकता है, एवरेज हो सकता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हो सकता है जिसमें हिस्टोग्राम ये सारा होता है ग्राफिकल मेथड, या एवरेज से, या हम लोग ग्राफ। ठीक है, ये सारा कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा इसको आसानी से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कि ये सिंप्लीफाई करता है हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को। दूसरा है कि ये जो कोई भी हमारा फैक्ट होता है उसको डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है। डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अगर हम बोल दें कि किसी के बारे में वो उसके ए है और बी है, एक जो है ज्यादा ऑनेस्ट है बी से, तो ये एक डेफिनेट
आंसर नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसी को न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो क्या होगा कि वो एक डेफिनेट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई स्टेटमेंट अगर दिया है कि पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो इंक्रीज कर रहा है अलार्मिंग रेट पे, तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिए हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन जो हो रहा है वो अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग वही कहें कि इंडिया का पॉपुलेशन जो पर ईयर है वो बढ़ रहा है 4% से, तो जब बोलेंगे कि 4% से बढ़ रहा है तो वो एक डेफिनेट फॉर्म होगा। यहाँ न्यूमेरिकल डाटा हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है, तो क्या करता है स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट्स डाटा इन डेफिनिट फॉर्म, मतलब क्लियर तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से वो शो करता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। न्यूमेरिकली मतलब हम लोग कोई मैथमेटिकल नंबर से इसको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। अब अगर हम लोग थर्ड फंक्शन की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है हम लोगों को हेल्प करता है कंपैरिजन करने में। ठीक है, किस चीज में हेल्प करता है? कंपैरिजन करने में। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस इन कंपैरिजन, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करने में ये हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि कंपेयर करना है दो देश के ग्रोथ रेट को, तो या कौन देश ज्यादा डेवलप कर रहा है, तो हम लोग उसके जीडीपी के थ्रू देख सकते हैं, उसके पर कैपिटा इनकम के थ्रू, जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, उन दोनों को मिलाकर देखेंगे, जो कि हम लोग इकट्ठा करके, डाटा इकट्ठा करके गवर्नमेंट एक्सप्रेस करती है कि इतना उसका जीडीपी है, इतना उसका पर कैपिटा इनकम है, इतना इसका जीडीपी ग्रोथ है। तो उसके थ्रू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। या अगर हम लोग डाटा का इस्तेमाल करें तो उससे हम लोग कह सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं किसी वेरिएबल के बारे में, किसी चर के बारे में, कि डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट लोकेशन में उसका क्या व्यवहार होता है, उसका क्या फिनोमिना होता है। तो ये कंपेयर करने में हम लोगों को हेल्प करता है। और जो टूल्स है कंपैरिजन का, वो हमारा एवरेज हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, टाइम सीरीज हो सकता है। ये सारा चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने में। जैसे टाइम सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट ईयर्स को हम लोग लेते हैं किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए, तो हम लोग देख सकते हैं कि किस ईयर में क्या पोजीशन था और किस ईयर में कम था या ज्यादा था। तो ये सारा चीज हमारा हेल्प करता है कंपैरिजन। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है कि ये हेल्प करता है फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है? कभी भी कोई रिसर्च अगर किया जाता है तो उसमें एक स्टेटमेंट लिया जाता है, वो एक हाइपोथेसिस है। इसके हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हाइपोथेसिस को ये क्या करता है? फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है और टेस्ट करने में हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है वो हेल्प करता है डेवलप करने में नए थ्योरी को, फॉर्मूलाज को, और टेस्ट करने में हाइपोथेसिस को। जैसे मान लीजिए कि स्टैटिस्टिकल मेथड का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस के द्वारा कि क्या वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा वैल्यू एडेड टैक्स, उसको अगर इंट्रोड्यूस किया गया है किसी देश में, किसी इकोनॉमी में, तो उसका प्राइस लेवल पर क्या फर्क पड़ा है। तो ये एक हाइपोथेसिस है जिसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि वैट का क्या इफेक्ट पड़ा प्राइस लेवल पर। तो ये हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के डाटा के थ्रू हम लोग कह सकते हैं। या अगर हम लोग कहें कि अगर रेलवे का फेयर बढ़ा दिया गया है, ठीक है, रेल का अगर किराया बढ़ा दिया गया है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा है पैसेंजर पे, ये हम लोग देख सकते हैं। या पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया है तो ट्रांसपोर्टेशन पे
क्या फर्क पड़ा है। तो ये सारा चीज के लिए हम लोगों को डाटा की आवश्यकता होती है, फिर रिसर्च में भी ये काफी काम आता है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स गाइड्स इन फॉर्मुलेटिंग, मतलब बनाने में किस चीज को, पॉलिसीज को, पॉलिसीज। ठीक है, हम लोग इस तरह से इसको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी देश की, किसी भी इकोनॉमी के गवर्नमेंट की पॉलिसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, और ये बनाया जाता है कभी भी किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार पर कि उसके देश में किस प्रोडक्ट का क्या प्रोडक्शन है, अगर क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, और भी कई सारी चीजों को आधार बनाकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जाती है। मान लीजिए कि अगर किसी चीज का काफी ज्यादा प्रोडक्शन है उसके देश में, तो वो नहीं चाहेगा कि उसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि इंपोर्ट क्या होता है, एक तरह से किसी भी देश के लिए वो खर्च होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है। और कभी भी कोई देश जो डेवलप करती है वो चाहती है हमेशा कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन किया जाए, मतलब कम से कम इंपोर्ट किया जाए, और एक्सपोर्ट का प्रमोशन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। तो उस आधार पे वो बनाती है कि किस चीज का उसके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है, किस चीज का कम है, फिर उसका क्वालिटी क्या है। मान लीजिए किसी देश में ए एक प्रोडक्ट है या एक्स एक प्रोडक्ट है जिसका क्वालिटी काफी हाई है और उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेगी ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू आए। तो ये सारे चीज होते हैं। फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है फोरकास्ट करने में भी, फ्यूचर इवेंट को। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। अब फ्यूचर इवेंट्स का हम लोग किस तरह से करते हैं, इसके लिए भी हम लोगों को डाटा चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मारुति उद्योग का। ठीक है, मारुति उद्योग क्या करती है, कार बनाती है। तो वो डिसाइड करती है कि हम लोगों को कितना कार मैन्युफैक्चर करना चाहिए 2025 के लिए। ठीक है, अब 2025 के लिए वो अगर डिसाइड करेगी कितना हम लोगों को प्रोडक्शन करना है, तो उस कारण से क्या करेगी, वो देखेगी कि अभी का डिमांड क्या है, फिर देखेगी कि प्राइस जो है, कीमत का क्या असर है, उसके बाद जो पेट्रोल है या डीजल है उसकी क्या कीमत है, लोगों का परचेजिंग पावर क्या है, बाइंग कैपेसिटी क्या है, और भी कई सारे फैक्टर्स के डाटा को वो इकट्ठा करेगी, उसको एनालाइज करेगी, स्टैटिस्टिकली एनालाइज करेगी, इंटरप्रेट करेगी, और उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि कितना हम लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोडक्शन करना है। तो इसीलिए वो अगर नेक्स्ट ईयर के लिए कर रही है तो वो क्या कर रही है, मारुति उद्योग, वो फोरकास्ट कर रही है, वो आगे के लिए डिसीजन ले रही है आज के डाटा के स्टडी के आधार पर। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।